पोर्टफोलियो। और कहीं ना कहीं क्योंकि आप लोगों को, अपने निवेशकों को निवेश के गुर सिखाते हैं, जानना चाहेंगे कि आपने ये गुर कहाँ से सीखा। निवेश की परिभाषा से आपका तारुफ कब हुआ, आपने कब समझा निवेश की ज़रूरत को? थैंक यू कविता, शो में मुझे फिर बुलाने के लिए। ऑलवेज अ प्लेजर। मैं मेरा करियर शुरू किया था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से 1991 में। और पहला इन्वेस्टमेंट मैंने किया था यूटीआई का मास्टर शेयर में। जब हमको एक एम्प्लॉयज को मौका मिला तो पहला इन्वेस्टमेंट उस टाइम पे किया था। लेकिन मैं ये एडमिट करना चाहता हूं कि जितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना चाहिए था और जितना जल्दी करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मुझे आज एक ही रिग्रेट है कि मैं इन्वेस्टमेंट जब किया उससे पहले ही करना चाहिए था। एज ऑफ यस्टरडे कहते हैं ना, ऐसा पहले ही करना चाहिए था। तो वो नहीं किया, वो एक रिग्रेट है मुझे। लेकिन फिर भी मैं म्यूचुअल फंड्स में काम करने की वजह से और इन्वेस्टमेंट के दुनिया में रहने की वजह से थोड़ा आसानी से इन्वेस्टमेंट किया। और पहला इन्वेस्टमेंट यूटीआई मास्टर शेयर में किया था। ये किस उम्र में आपने किया था, और ये आपका जो पहला निवेश था, इसको लेकर आपने होमवर्क कैसे किया? क्योंकि आप निवेश को समझते हैं, इन्वेस्टमेंट की जर्नी को आप शायद पहले से समझते आए हैं, तो बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि आपने जब किसी निवेश या इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट का चयन किया, आपने जब उसको चुना, तो आपने किस तरह का बैकग्राउंडर अपनाया, आपने रिसर्च कैसे की, होमवर्क कैसे किया? एक्चुअली पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरी तरह से भी गलतियां हुआ है काफी। ऐसा नहीं कि मेरा इन्वेस्टमेंट जर्नी परफेक्ट था और कोई गलती नहीं हुआ, लेकिन गलतियों से मैंने सीखा है। तो एक चीज ये है कि मेरा सबसे महत्वपूर्ण मेरा प्रिंसिपल ये है कि जो चीज मेरा समझ में नहीं आता है उसमें पैसा नहीं लगाते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज डोंट इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। तो काफी एक्सोटिक इंस्ट्रूमेंट मेरे करियर में देखा हूँ, जहाँ इंडिया में काम किया, बाहर यूके में, और दुनिया के कई राष्ट्रों का मार्केट देखा हूँ। लेकिन जो चीज मेरे समझ में नहीं आया उस पर कभी पैसा नहीं लगाया। तो दैट इज अ फंडामेंटल थिंग। और दूसरा चीज ये भी मैं मानता हूँ कि हमको एक रीजनेबल रिटर्न मिलने के लिए ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं, और ज्यादा हम जो एक्सोटिक कहते हैं ना। चलिए, यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम हाँ जी प्रदीप कुमार जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है अभी? साफ आ रहे हैं। जी। वेरी जी। क्लियर। तो मैं ये बताना था कि मेरा मेरा सबसे बेसिक टेस्ट ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट मैं देखता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, वो क्या करते हैं, उसका पूरा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल सब मेरे समझ में आना चाहिए। और ठीक जी। और जी। उसके बाद देखते हैं कि वो मेरा आर्थिक लक्ष्य से वो जुड़े हुए हैं, आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करने में मेरा मदद होगा। होगा तो डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं भी एक स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एडवाइजर का हेल्प लेता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं सब समझता हूँ और सब जानता हूँ। आई थिंक ये बहुत सीरियस मामला है निवेश। तो मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का सहारा लेता हूँ और उनके एडवाइस से मुताबिक चलता हूँ। ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की है कि गलतियां आपसे भी हुई है, और जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट को आप नहीं समझते हैं उसमें आप अपने पैसे नहीं लगाते हैं, और आप अपने पैसों का ख्याल रखने के लिए एक आर्थिक सलाहकार या आप प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी सीख है जो लोगों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप हर तरह के प्रोफेशनल को अपनी लाइफ में आने देते हैं। आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपके पास अपने खुद के सीएस होते हैं, बहुत
बहुत ज़रूरी है कि फाइनेंशियल प्लानर भी आप अपने लाइफ में एक रोल मॉडल की तरह रखें, या कम से कम किसी ऐसे शख्स को फॉलो करें जो आपको लगता है कि आपके मुताबिक आपको सही सलाह दे सकते हैं। लेकिन जब फैसलों की बात आती है तो निवेश में आपका सबसे अच्छा फैसला और सबसे बुरा फैसला या सबसे गलत फैसला जो अब तक आपको लगता है कि नहीं लेना चाहिए था शायद? हाँ, ये सबसे बुरा फैसला तो बहुत आसानी से मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि करीब 10 साल पहले मैंने एक छोटा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया था। एक फ्लैट लिया था बॉम्बे में, जिसको मैं मेरा इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखेगा तो मेरा सबसे बुरा फैसला था। क्योंकि 10 साल बाद मैंने वो फ्लैट बेचा, बहुत मुश्किल से बेचा। और मैंने पहले जब फ्लैट लिया था मैंने सोचा था कि ये मेरी बेटी का पढ़ाई के लिए, उनका यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए ये काम आएगा। लेकिन जो टाइम आया उनका यूनिवर्सिटी जाने का, मैं ये फ्लैट बेच नहीं पाया। उसका कुछ फेयर प्राइस मुझे नहीं मिला, बहुत मुश्किल था, मार्केट खराब था। तो मुझे मेरा काम आया, जो मैंने एसआईपी किया था, म्यूचुअल फंड में एसआईपी किया था, वो पैसा मेरा काम आया और उसी से मैंने बेटी का पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। और ये जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट किया था वो बाद में इस साल मैंने बेचा। और मैंने कैलकुलेट किया, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैलकुलेट किया मेरा कितना कैपिटल लॉस गेन हुआ है। इंडेक्सेशन के बाद मेरा बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो उसका मतलब ये है कि वो फ्लैट बेचने से, वो इन्वेस्टमेंट से मुझे जितना इन्फ्लेशन होता है उतना भी रिटर्न नहीं मिला, और बैंक एफडी में लगाए तो इससे ज्यादा रिटर्न मिलता था मुझे। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर लिक्विडिटी आपके निवेश में आप बनाकर रखें, और अपने ज़िंदगी के अहम लक्ष्य, जैसे कि आपने कहा कि बेटी की पढ़ाई के लिए आपने एक निवेश ऐसा किया था जो आपको लगा था कि शायद उस वक्त काम आएगा, वो उस वक्त काम नहीं आया। मेरे ख्याल से भारत में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे सर जो रियल एस्टेट को एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल बैकअप के तौर पे समझते हैं कि जब ज़रूरत हो तो इसे बेचकर हम पैसे निकाल लेंगे। ये कितना ज़रूरी है इसमें बदलाव आना, इस सोच में बदलाव आना? जरूर। और ये भी बता सकता हूँ कि सबसे अच्छा सही डिसीजन जो लिया, आपने पूछा था, मैं मानता हूँ कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक एडवाइजर का हेल्प चाहिए, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी कहेंगे आप, मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर का एडवाइस लेने के लिए वो फैसला लिया, वो मैं मेरा सबसे अच्छा डिसीजन मानता हूँ। क्योंकि तब तक मेरा सोच ये था कि सब मैं कर पाऊंगा, मैं इंडस्ट्री में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करता हूँ, सब मेरे समझ में आता है। लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने के बाद, उनका बात सुनने के बाद मुझे ये पता चला कि मुझे भी एडवाइस चाहिए, ये अपने निवेश तो सीरियस मामला है। तो जब मैंने उनका एडवाइस लेने का फैसला लिया, वो मैं मेरा सबसे अच्छा डिसीजन मानता हूँ। ये आगे बढ़ते हैं। मौजूदा स्थिति में आपके पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन आपने किस तरह से प्लेस किया है और इसका महत्व आपने कब समझा? तो ये पहले ये मैं बताऊंगा कि जो मेरे लिए सही है वो सबके लिए शायद सही नहीं होगा। तो हर आदमी अपना सिचुएशन के मुताबिक, एडवाइजर का हेल्प के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन मैंने जो किया, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मेरा ऑलमोस्ट 93% मेरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है। उसमें भी ऑलमोस्ट 97% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है। डायरेक्ट इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही है, बहुत कम है। और 7% टोटल पोर्टफोलियो में डेट फंड्स में है, यूनियन गिल्ड फंड में है। और थोड़ा मेरा जो पैसा लिक्विड फंड में जो शॉर्ट टर्म के लिए पार्क किया है वो अलग है। मेरा जेन्युइन इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 93% इक्विटी, 7% डेट। पोर्टफोलियो को आप रीबैलेंस भी करते हैं बाजार की स्थिति में बदलाव के अनुसार, या रीबैलेंस करना ज़रूरी है अगर आप नहीं करते तो? ते ये जरूरी नहीं है कि रीबैलेंस करते रहेंगे, लेकिन ये एकदम जरूरी है कि आप कम से कम 6 महीने में एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए। मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के 6 महीने में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ।
और ये चेक करता हूँ कि जो है वो सही है, अपना जो प्लान है उसके मुताबिक चल रहा है। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कभी करना है तो हम करते हैं, साथ में बैठ के और डिस्कस करके करते हैं। लेकिन ये रोज एनएवी दे के रोज एनालाइज करना बहुत खतरनाक हो सकता है, उससे नुकसान होता है पोर्टफोलियो में। अ,